गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। आइए देखते हैं। देखिएगा, केस आपको दिया हुआ है, टोटल 3 केस है, 1 2 3 करके। सैलरी दिया हुआ है, डीए डियरनेस अलावेंस, एचआरए हाउस रेंट अलावेंस जो आपको कैश में मिल रहा है, ठीक है। जो आपका एक्चुअल रेंट पेड है वो आपका दिया हुआ है। इन ऑल केसेस द हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। इस दिल्ली का क्या लेना देना है, 50% ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल एचआरए, आपको क्या करना है, टैक्सेबल एचआरए निकालना है, कितने अमाउंट पे आपको टैक्स का पेमेंट करना है। इफ़ पहला इसमें दिया हुआ है आपका डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी दो बातें हैं। अगर डीए आपको मिल रहा है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सैलरी और डीए है ना दिया हुआ, सैलरी और डीए दोनों को इंक्लूड करेंगे सैलरी में, ठीक है। सैलरी प्लस डीए का लेंगे अमाउंट। अब आप 50% ऑफ सैलरी लें या फिर एक्चुअल रेंट पेड में आप माइनस करते थे 10% ऑफ सैलरी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सैलरी प्लस डीए लेंगे, ठीक है। और दूसरा है आपका डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी आप लेते हैं ना 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि दिल्ली का केस है तो उसमें आप केवल सैलरी को इंक्लूड करेंगे। और एक केस जो है आपका एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो उसमें आप केवल सैलरी को इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। आइए अब इसको हम देखते हैं। यह है क्या, करना क्या है आपको इसमें, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल एचआरए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, यानी कि कितना हाउस रेंट अलावेंस का अमाउंट होगा जिसके ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। पहला केस आप लिखिएगा, इफ़ क्या दिया हुआ है, डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर 3 बातें लिखते हैं, आपको उसका क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंदर सेक्शन क्या था 10 सब सेक्शन 13A, ठीक है। 3 केस दिया हुआ है 1 2 3 करके, 1 2 और 3, तीनों केस में हम देखते हैं। पहला जो है आपका वो आप क्या लिखते थे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, आप यहाँ पर लिख देंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। कितना मिल रहा है आपको, देखिए एचआरए कितना मिल रहा है, हाउस रेंट अलावेंस कितना है, 24,000, 60,000, 1 लाख। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 24,000, 60,000 और इसका कितना, 1 लाख, ठीक है। ये वाला अमाउंट हो गया आपका। फिर अब बी में क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट पेड और माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे देखिए आप लिखे हैं इफ़ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सैलरी में आप इंक्लूड करेंगे सैलरी को भी और जो आपका डीए का अमाउंट दिया हुआ है उसको भी, ठीक है। बी नंबर के लिए हम थोड़ा सा अपना वर्किंग नोट कर लेते हैं। देखिएगा कौन सा केस है, इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहला का ये बी का केस है ना, क्या है, एक्चुअल रेंट पेड, इसमें माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। इसमें भी आपका 3 केस है, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस लिख लीजिए आप यहाँ पर। एक्चुअल रेंट का पेमेंट जो है वो आप कितना कर रहे हैं, रेंट पेड 30,000, 96,000 और 96,000। यहाँ पे लिखिएगा 30,000, 96,000 और 96,000। इसमें क्या करना है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए, ठीक। देखिए सैलरी कितना है दिया हुआ
पहले वाले केस में है आपका 96,000 और 96,000, तो 96,000 और 96,000 कितना हो गया, 96,000 प्लस 96,000, 1,92,000 आ रहा है। इसका 10% कितना हो गया, 10% 19,200। 19,200 को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो पहले वाले केस में ये हो गया आपका 19,200, माइनस करके कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। फिर दूसरे वाले केस में जो है इसमें भी यही है आपका 96,000 और 96,000, इसको ऐड करेंगे और इसका 10% निकालेंगे तो 19,200 ही आएगा। और थर्ड वाला भी अमाउंट यहाँ पर दोनों का सेम है, तो इसमें भी आ जाएगा आपका 19,200। ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ 19,200 हो गया और इसमें भी आ गया आपका 19,200। अब माइनस करके एक बार चेक कीजिए कितना रहा है। 30,000 में 19,200 गया तो 30,000 में 19,200 को माइनस कीजिए, 10,800 आपका यहाँ पे आ गया। 96,000 में 19,200 अगर जाएगा तो 76,800 यहाँ पर आ गया। 96,000 में 19,200 ये सेम है, तो इसका भी यही आ जाएगा आपका 76,800। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर बैलेंस आया है आप इसको लिख दीजिएगा। यही तो था एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल रेंट पेड ये है माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी क्योंकि डी एच पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो सैलरी में डी ए को भी ऐड कर लिए। जो वैल्यू आ रहा है वो लिखेंगे। 10,800 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,800। दूसरा वाला 76,800 यहाँ पे लिख दीजिएगा 76,800। और तीसरा वाला भी है आपका 76,800, यहाँ पे लिख दीजिएगा 76,800। ठीक है यहाँ तक। अब सी में आप क्या लिखेंगे, 40% या फिर 50%। कौन सा शहर है दिया हुआ है आपका, दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली मेट्रो सिटी है। 50% ऑफ सैलरी लेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा 50% ऑफ सैलरी। और यहाँ पर भी सैलरी में क्या ऐड करना है आपको, डीए ऐड करना है। क्यों, क्योंकि डी एच पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब 50% ऑफ सैलरी आप निकालेंगे। देखिएगा जो आपका दिया हुआ है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी में आप ऐड करेंगे सैलरी को भी और डीए को भी। ठीक है, इसका भी 3 केस है, पहला, दूसरा और तीसरा केस। 50% लेंगे सैलरी प्लस डीए का। देखिए सैलरी कितना है दिया हुआ, 96,000, 96,000। अच्छा, 96,000 और 96,000 दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, 50% जो है वो 96,000 ही आएगा। कर लेते हैं, अपने वर्किंग नोट में एक बार शो कर देंगे हम। 96,000 और 96,000 ऐड कीजिएगा, 96,000 और 96,000। ठीक है, 1,92,000, इसका 50% 96,000 आ रहा है। ठीक, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 96,000 प्लस 96,000, 1,92,000 आ गया। इसका क्या करना है हमको, 50% निकालना है। आ गया आपका 96,000। ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हो, और आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू कितना आ रहा है आपका 96,000। इसमें भी सेम वैल्यू है तो 96,000 आएगा, और इसमें भी आपका 96,000 ही आएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 50% ऑफ सैलरी कितना हो गया, 96,000, 96,000, और यहाँ पर भी 96,000। ठीक है, अब इन तीनों में जो भी सबसे कम है उसकी आपको छूट मिल जाएगी। आप लिखिएगा लिस्ट ऑफ द एबव जो है आपका क्या रहेगा, एग्जैम्प्ट रहेगा। इसमें से सबसे कम कौन सा हो गया, चेक कीजिए। 24,000, 10,800 और 96,000। 10,800 है यहाँ पर। और इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है, सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 60,000, 76,800 और 96,000। तो 60,000 सबसे छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1,76,800 और 96,000 कौन सा वैल्यू है, 76,800 जो है सबसे लिस्ट है। अब हमको करना क्या है, 76,800 होगा ना, ये 1 0 नहीं होगा यहाँ, 76,800। ठीक है, अब करना क्या है, टैक्स कितने पर देना है आप लिखेंगे यहाँ पर टैक्सेबल HRA। अब हमको निकालना है टैक्सेबल HRA। ठीक है, लिखिएगा टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और इसमें से आप माइनस कर देंगे, क्या चीज़ माइनस कर देंगे, जो भी आपका लिस्ट ऑफ एबव है उसको, लिस्ट ऑफ द एबव।
यानी कि जिसका आपको क्या मिलना है, एग्जाम्पशन मिलना है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए जिसका आपको एग्जाम्पशन मिलना है। सेक्शन आपको पता है अंदर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A है। देखिएगा पहले वाले केस में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल आपको कितना मिला था 24,000 और इसमें से लिस्ट ऑफ द एबव जो आया था आपका 10,800। 24,000 में आप माइनस कर देंगे 10,800 को, जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 24,000 में माइनस करना है 10,800 को, 24,000 में माइनस करेंगे 10,800। ये सब ना आप अपने वर्किंग नोट में दिखा भी सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 13,200 यहाँ पर टैक्स कितने पे देना है, ये 13,200 आ गया। इसमें क्या करेंगे, जो आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ था 60,000 और जो आपको छूट मिलेगी, छूट कितने की 60,000 की, 60,000 रिसीव कर रहे हैं, छूट भी मिल गया आपको 60,000 का, तो आपको कुछ भी यहाँ पे टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। ये वाले केस में देखते हैं 1 लाख आपको मिल रहा है, इसमें छूट आपको मिलना है 76,800, माइनस कर दीजिए 1,76,800, 23,200 पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला जो केस है ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, अब हम दूसरा वाला देखते हैं क्या है। सब आपका सेम है, लेकिन इसमें जो बोला है सेकेंड वाले में डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अब सैलरी जो लेंगे सैलरी में हम डीए को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा वाला भी यहीं पे लिख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, यही है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ लिखेंगे हम इफ डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसमें भी आपका 3 केस बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जो आपका ऊपर था बिल्कुल सेम होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे आप सैलरी में डीए ऐड किए थे, इसमें सैलरी में डीए को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सेम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अंदर सेक्शन क्या है इसका 10 सबसेक्शन 13A। इसमें से ए हो जाएगा आपका, क्या लिखते थे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक्चुअल अमाउंट आपको HRA का कितना मिल रहा है 24,000, 60,000, 1 लाख। लिखिए 24,000, 60,000, 1 लाख। सेकेंड में क्या लिखना है आपको यहाँ पे बी में, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट का पेमेंट कितना है 30,000 और सैलरी में अब यहाँ पे केवल सैलरी को लेंगे। ठीक है, 96,000 का 10% कितना हो जाएगा, देखिए 96,000 का 10%, 9,600 आप माइनस करेंगे किसमें, जो आपका एक्चुअल रेंट का पेमेंट है, यानी कि 30,000 में माइनस कर देंगे 9,600 को। 30,000 में माइनस कर दिए 9,600, कितना आ गया 20,400। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 20,400। इसमें भी यही होगा आपका, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट का पेमेंट कितना कर रहे हैं आप इसमें 96,000। 96,000 में 10% ऑफ सैलरी, देखिएगा सैलरी जो है ना वो सब में सेम ही है दिया हुआ, तो 10% जो है वो आपका सब में आ जाएगा 9,600। ठीक है, सेकेंड वाला हो जाएगा आपका एक्चुअल रेंट पेड 96,000 माइनस 9,600। उसी तरह से आप इसमें कर लीजिए, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कीजिए, इतना सा ये वैल्यू आ गया आपका 86,400 और इसमें भी आ गया आपका 86,400। सी में आप क्या लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी है ना, दिल्ली है तो क्या लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। इसमें जो है सैलरी में केवल सैलरी के ही अमाउंट को लेना है। सैलरी कितना दिया वो देखिएगा, तीनों में 96,000 है, 96,000 का 50% कितना हो जाएगा 96,000 का 50%।
48,000, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 48,000। अब इसमें से ये इन तीनों में से जो सबसे लिस्ट है, जो सबसे कम है, उसकी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा तीनों में से सबसे छोटा कौन है। एग्जाम्पशन लिस्ट ऑफ द एबव, उसका आपको क्या मिल जाना है? एग्जाम्पशन मिल जाना है। इन तीनों में जो सबसे लिस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब तीनों में से सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? 24,000, 20,400 और 48,000। तो इसमें हो गया आपका 20,400। और इसमें सबसे छोटा कौन है? 48,000। और इसमें से इसमें भी है आपका 48,000। ठीक है, ये तो छूट है। आपको निकालना क्या है? टैक्सेबल HRA, यहाँ पर आप लिखेंगे टैक्सेबल HRA। कैसे निकालते हैं? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और माइनस कर देंगे जो आपका लिस्ट था। ठीक है, लिखिएगा आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस लिस्ट ऑफ द एबव, जो आपका एग्जाम्प्ट। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है वो कौन सा है इन तीनों में? ए में आप लिख रहे होते थे एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। 24,000 में माइनस कर देंगे जो आपको छूट मिल रही है 20,400। 24,000 में चला गया 20,400, कितना आ गया? 3,600। 3,600। 60,000 में माइनस कर देंगे 48,000, कितना आ जाएगा? 12,000। यहाँ पर लिख दीजिएगा 1,00,000 में चला गया 48,000, इसमें कितना आ जाएगा आपका? 48 2 50 और 50, कितना हो गया? 52,000। ठीक है, ये जो वैल्यू आया इसके ऊपर आपको क्या करना है? टैक्स का पेमेंट करना है। अब आपको 2-4 लाइन लिखना पड़ेगा तीनों केस में। अब देखिए, अब हम कंपेयर करते हैं। ये आपका है केस 1, ये वाला है इफ़ DA एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये है इफ़ DA इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले वाले केस में देखिए, यहाँ पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है 13,200, इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि टैक्स का पेमेंट करना है केवल आपको 3,600 के ऊपर। दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा? अगर केस 1 की बात करें तो बेनिफिशियल होगा इफ़ DA इज नॉट रिसीव्ड एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक लाइन आप लिख दीजिएगा, इन केस 1 इट इज बेटर टू रिसीव DA इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो कम बनेगा। सेकेंड वाले केस में देख लीजिए, इन केस 2 यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं आया, आपको यहाँ पर टैक्स का पेमेंट इसमें नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर DA इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको 12,000 के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा। केस 2 के बारे में आप लिखिएगा, इन केस 2 इट इज बेटर टू रिसीव DA एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। इन केस 3, अब तीसरे वाले केस में आप देखिए, अगर DA आप लेते हैं एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 23,200 के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है। और इसमें ज़्यादा है, अगर दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इसके लिए भी आपका बेहतर रहेगा कि आप DA रिसीव करें एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप लिख दीजिएगा, इन केस 3 इट इज बेटर टू रिसीव DA एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? आपको बस कंपैरिजन बताना है और आपको एक एक लाइन तीनों केस के बारे में लिखना है। इसी के साथ जो है आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, इलस्ट्रेशन 2। ओके, थैंक यू।